लास्ट कंपनी मेरी बहुत ही बढ़िया थी, बल्कि ओके मैं कह सकता हूँ मेरी फील्ड में वो मेरी ड्रीम जॉब थी। ओके। बट मुझे जॉब का रिस्क प्रोफाइल पता था कि रिस्क होता है उसमें। 70% एम्प्लॉयज तो 6 महीने के अंदर शायद नहीं भी रहे। इतने कम समय में आपने अपने प्रिपरेशन को कैसे प्लान और एग्जीक्यूट किया? एक बार आप एक दो गलत सोर्सेज में फंसेंगे, मैं भी फंसा हूँ। टाइम आपका उसमें वेस्ट होगा, बट आपको रियलाइज हो जाएगा, वो बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा। और अगर कहीं आपके मतलब 1000 रुपए वगैरह चले गए गलत सोर्स में, प्लीज उसका शौक मत मनाइए। जो आपको ठीक लग रहा है आप वहां पे तुरंत शिफ्ट हो जाओ। उसमें जीई में ये करना था कि आपको पहले अपने 6 पॉइंट्स हैं उनको आपको अपने ऑर्डर में अरेंज करना है, एंड देन फिर ग्रुप को एक कॉमन कंक्लूजन पे आना है। हेलो शुभम सर, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। अरे सर मत बोलिए। सर प्लीज सर मत बोलिए। मैं अच्छा कैसे हूँ हो आप? सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ही ने कल मुझे फेसबुक पे मैसेज किया था क्या? हाँ मैंने किया था। ओके, क्योंकि मैंने रिप्लाई किया बट बाद में मुझे रिप्लाई आया नहीं। जी कम चलाता हूँ सर वो थोड़ा। ओके ओके ओके। तो कैसा लग रहा है अभी, मतलब एसबीआई पीओ बनने के बाद? बढ़िया है सर, मेरा फर्स्ट एग्जाम क्लियर हुआ है इस साइकिल में। उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट से जो भी चीज बाहर निकाले बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने, अनएम्प्लॉयमेंट से जो भी चीज बाहर निकाले। बट मैं आपका फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था, आप उसमें कुछ ऑलरेडी काम कर रहे थे। मेरा हाँ। 4 इयर्स का वर्क एक्स है सर ऑलरेडी। ओके। बट मैं उसमें था ट्रेडिंग फील्ड में। हाँ, वो देखा मैंने, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते थे आप हाँ वगैरह। हाँ तो तो वो अचानक से चेंज करने का डिसीजन कैसे लिया? सर ऐसा कोई डिसीजन वाली बात नहीं थी। लास्ट कंपनी मेरी बहुत ही बढ़िया थी, ओके बल्कि मैं कह सकता हूँ मेरी फील्ड में वो मेरी ड्रीम जॉब थी। ओके। बट मुझे जॉब का रिस्क प्रोफाइल पता था कि रिस्क होता है उसमें। 70% एम्प्लॉयज तो 6 महीने के अंदर शायद नहीं भी रहे। ओके तो मैं 2 साल वहां पे रहा, एंड आफ्टर दैट थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था, तो मैनेजर से हमारी कॉर्डियल बात हुई ओके। और हमने छोड़ा। अब उसका कोई बैकअप भी नहीं था। हम्म। फिर मैंने सोचा कि तब यही काम, मेरी एज भी 28 है, ओके। तो मैं फ्रेश तरीके से कोई चीज स्टार्ट करने का मुझे लगा प्राइवेट में, उससे अच्छा है हम्म। मैं यही करूं। बहुत बढ़िया। तो आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कब किया था? सर तो लास्ट ईयर जैन में स्टार्ट किया पहले मैंने। ओके उसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने आरबीआई ग्रेड बी के लिए स्टार्ट किया ओके सीधा। और आप समझ लो 4-5 साल से पढ़ाई छूटी हुई है, और मैंने पहला पेपर आरबीआई ग्रेड बी दिया। ओके। और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है ये, मतलब हाँ, मेरे क्योंकि दो पेपर भी नंबर आए बहुत सर खतरनाक रीजनिंग आया में। था। रीजनिंग में मेरे 2 नंबर आए। नहीं, पेपर भी बहुत खतरनाक था वो। फिर वो रिएक्शन क्या था रीजनिंग 2 नंबर देखने के बाद? मतलब पेपर देने के बाद सर ऐसा था कि यार ऐसा होता है, मतलब काफी कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे तो बात बनने नहीं वाली। देन मतलब सर देखिए 8 नंबर से रुका था वहां पे प्रीलिम्स मेरा। ओके और जब मैं वापस आया तो मैंने तब तक मैंने जैसे आरआरबीज वगैरह मैंने कंसिडर ही नहीं किया था कि मैं दूंगा। तो ओके। उसका उसका डेट भी निकल चुका था। तो फर्स्ट एग्जाम फिर मैंने बोला कि कुछ करते हैं, तो अचीवर्स बैच जो लास्ट ईयर आप लोगों ने लॉन्च किया था, आई थिंक ओके उसके सारे ऑलमोस्ट क्लासेस भी हो गए थे। ओके। बट मैंने उसकी सब्सक्रिप्शन ली फटाफट, और मिड जुलाई से मैंने रिकॉर्डेड 1.5 पे सारे क्लासेस एक के बाद एक आपके और सुमित सर के एक एक करके खत्म किए खत्म किए खत्म किए। एंड उसमें फिर आईबीपीएस पीओ मेरा फर्स्ट एग्जाम था, वो मैंने दिया। और मैं आपको उसमें भी रीजनिंग में प्रीलिम्स में मेरे 9 नंबर आए। नो ओवरऑल आए? कट ऑफ 9 नंबर आए, ओके और 10 थी सेक्शनल कट ऑफ। ओके उसके कारण वो हो गया। मुझे लगता है उसका भी मेंस दिया होता तो शायद हो जाता, मतलब मैं ओके होपफुल था। ओके। बट वो क्या था कि जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर कंटेंट खत्म करने में लग गया मेरे को। हाँ 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 हाँ। और वो फर्स्ट एग्जाम हुआ तो उस समय तक स्पीड नहीं बनी थी मेरी ओके। रीजनिंग में। हाँ हाँ। बट वो एसबीआई पीओ आते आते वो बेटर हो गया। आईबीपीएस पीओ में आपने कहा कि ओवरऑल स्कोर कितना आया था आपका आईबीपीएस पीओ का? सर मुझे लगता है 55 के अराउंड मेरे मार्क्स थे। ओके और ओके 54.25 उसकी कट ऑफ थी। ओके हाँ रीजनिंग में मेरे 9 मार्क्स थे उसमें। ओके। मतलब बैंकिंग करियर में वैसे देखा जाए तो एसबीआई पीओ आपका दूसरा ही एग्जाम था।
हाँ, मैंने एसबीआई पीओ दिया है, आईबीपीएस पीओ दिया है, यही 2 एग्ज़ाम्स दिए हैं बहुत बढ़िया, और बहुत। एसबीआई जेए भी दिया है, वो 25th फ़ेब का सेकंड शिफ्ट ओके। और सर बहुत बढ़िया एग्ज़ाम लगा वो मेरे को। ओके। फर्स्ट टाइम मेरे को लगा कि जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं मतलब मैंने इंश्योरेंस के भी दिए थे एनआईएसीएल, हाँ उसके हाँ। मेंस में 2.75 मार्क्स से रुका मेरा। ओके। बट अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं ना, मुझे सबसे अच्छी इंग्लिश की लेवल एसबीआई क्लर्क के उस पेपर की लगी मेंस की। यस, इस बार का एसबीआई क्लर्क का पेपर अच्छा भी आया था। हाँ, एसबीआई पीओ में सर इंग्लिश में 3 नंबर मैंने मेंस में छोड़े थे 3 क्वेश्चन, ये सोच के कि चलो नेगेटिव नहीं करवाते हैं। बहुत बट बढ़िया। बट एसबीआई क्लर्क में मेरे 11 क्वेश्चन छूटे हैं। मतलब मैं नहीं कर पाया। टाइम खत्म हो गया। ओके, मतलब पीओ में 3 आपने खुद छोड़े थे और इधर छोड़ने पड़े। इधर छोड़ने पड़े सर। नहीं, पेपर अच्छा था एक्चुअली। इस बार क्लर्क में मैथ्स भी बहुत मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट थे ना, उसमें मैथ्स भी बहुत अच्छी आई थी। जी सर, जी सर। हम्म। तो थोड़ा सा अभी है ना, मुझे इसी चीज के बारे में जानना है कि मतलब आपने जुलाई मिड में प्रिपरेशन स्टार्ट करी और ये हुँ। आपकी एग्जामिनेशन हो गई थी सितंबर में। अ, सितंबर। सितंबर में सर वो हुई थी आईबीपीएस, आईबीपीएस पीओ हुई थी। अक्टूबर में या नवंबर में एसबीआई एसबीआई हुई थी। अक्टूबर में हुई थी। तो हाँ। अक्टूबर में जो आपकी एसबीआई पीओ की एग्जामिनेशन हुई थी, तो इतने कम समय में आपने अपने प्रिपरेशन को कैसे प्लान और एग्जीक्यूट किया? सर जब क्या बोलते हैं, इसमें मैं थोड़ा-सा क्रेडिट थोड़ा क्या बहुत अच्छा खासा क्रेडिट मैं आपको देना चाहूँगा। आपको, सुमित सर को, दोनों को। जैसे क्या होता था कि मान लीजिए मैंने 3 पहली बात तो डेप्थ थी कंटेंट में। ओके। जैसे कि परसेंटेज की 8 क्लास थी उस बैच हम्म में। हम्म हम्म तो परसेंटेज के मान लीजिए 3 से 4 क्लासेस की, दिमाग थोड़ा-सा वो हो गया। फिर हम्म मैंने ब्रेक लेने के बजाय सोचा क्योंकि टाइम कम था, मैंने हम्म, तुरंत रीज़निंग पे शिफ्ट किया ओके। कि आधा घंटा ब्रेक लेते हैं, रीज़निंग पढ़ते हैं। हम्म। फिर उसमें आप आते थे मस्त हेलो ऑफिसर वाला इंट्रोडक्शन या फिर वो शमशान घाट की कहानी मुझे अभी भी याद है। यस। वो डर दिमाग में होता है। वो सब सुन करके मूड फ्रेश हो जाता था आधी क्लास में और फिर 2-3 क्लासेस और खिंच जाती थी। तो सर मैं ये नहीं बोलूँगा कि कुछ बहुत ही प्लान्ड था, बस मैं ये था कि जितना तेज़ कंटेंट खत्म करो और मॉक्स पे जाओ, हम्म। वो मैंने करने का ट्राई किया और 40 डेज़ 45 डेज़ के बाद मैं मॉक्स पे आ गया था। 45 डेज के बाद आप मॉक पे आ गए थे। हाँ जी। तो जब आप मॉक में शिफ्ट हो गए थे, तो बैच में आपका सारा कंटेंट कवर हो गया था प्रीलिम्स का? प्रीलिम्स का कवर हो गया था। ठीक। तो अभी मैं मॉक टेस्ट के बारे में जरा जानना चाहता हूँ आपसे कि मॉक टेस्ट आपने दिए कैसे, और उसका एनालिसिस जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो किस तरीके से आप करते थे? मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत ही इंसेन नंबर ऑफ मॉक्स दिए हैं। हम्म। शायद मैंने सबसे ज़्यादा मॉक्स उसके दिए थे, आरबीआई असिस्टेंट के, क्योंकि ओके। वो एक पेपर मैंने टारगेट किया था उसमें 93.5 आए बट दिल्ली की कट ऑफ 95.5 थी। हम्म। सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक्स दिए, बहुत ज़्यादा नहीं दिए। जब मैं मॉक दे लेता था, तो स्टार्टिंग के मॉक्स में ऐसा होता था कि मतलब जैसे फर्स्ट मॉक दिया और उसमें मेरे मार्क्स आए 60 के अराउंड, तो या 55 50s में आ रहे थे, सॉरी सर। हम्म। 10-15 सवाल उसमें भी गलत हो गए थे। तो हर एक क्वेश्चन को भले ही सही किया है, उसको अच्छे-अच्छे सॉल्यूशन कर रहा था। ठीक है? मतलब उसका 8-10 पेज की उस मॉक की कॉपी बन गई। बट ओके। वो फिर बाद में लगा कि ये थोड़ा टाइम वेस्ट है। हम्म बट स्टार्टिंग में ये चीज़ ज़रूरी थी कि हर हम्म क्वेश्चन उसका क्या टाइप है वो हम्म करता था। सॉल्यूशन नहीं मिलता था, एक आध के सॉल्यूशन रह भी जाते थे कि हम्म। नहीं मिले कहीं से, तो कोई बात नहीं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉक। बट ओके। फिर बाद में ऐसा हुआ कि हाँ, अब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे सॉल्व करो, जो क्वेश्चंस नहीं हुए, बस उनको। वैसे ओके। टाइम कम होता गया। ओके, बढ़िया। तो एक मॉक टेस्ट, मतलब अभी हम एग्जामिनेशन पे आगे जाएंगे, बट उससे पहले एक दो तीन चीजें मेरे दिमाग में है। जी सर। कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है ना कि ये आज के टाइम में नए एस्पिरेंट के लिए चैलेंज होता है। क्या ये चीज आपने फेस करी थी? आज के डिजिटल एरा में रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है। बहुत, बहुत। यस। तो हुँ। ये बहुत ज्यादा रिसोर्सेस अगर कोई सही से यूज करेगा तो फायदा है, नहीं तो इसमें अगर कोई उलझ गया तो फिर उसको टारगेट तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा। तो आपके हिसाब से ये जो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, फिर चाहे लेक्चर के हो गए, मॉक्स के हो गए, बहुत सारी चीजें, हुँ। तो अपने रिसोर्सेस को फाइनलाइज करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट का? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि टू बी ऑनेस्ट आज के ज़माने में
आदमी कंफर्टेबल होगा डिजिटल मीडियम पे ही पढ़ने के लिए। हम्म शायद वो बुक्स नहीं प्रेफ़र करेगा और करने करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम्म बिकॉज़ डिजिटल मीडियम पे टीचर आता है, जिसकी आप किताब पढ़ रहे हो वो भाई आपके सामने है। हम्म आप उससे अच्छे से वो आपको समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, अगर आपको हम्म लाइव देखने का टाइम नहीं है। हम्म एक बार आप 1-2 गलत सोर्सेज़ में फँसेंगे, मैं भी फँसा हूँ, हम्म टाइम आपका उसमें वेस्ट होगा बट आपको रियलाइज़ हो जाएगा, वो बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाएगा। और अगर कहीं आपके मतलब ₹1000 वगैरह चले गए, हम्म गलत सोर्स में, प्लीज़ उसका शोक मत मनाइए। जो आपको ठीक लग रहा है, आप वहाँ पे तुरंत शिफ्ट हो जाओ, ठीक है? एंड वन्स यू गेट द राइट सोर्स, देन थोड़ा एग्रेसिवली कि ये सोच के कि निकाल लो इसी बार, आप थोड़ा एग्रेसिवली उस पे करिए और फिर जो-जो वो काम दे रहे हैं ना, एक कोर्स मान लीजिए अगर आप एक कोर्स फॉलो कर रहे हो तो उसको मैनेज आप कर लोगे। वो इतना ज़्यादा भी नहीं होगा कि नहीं हो पाएगा। उसी को कर लो एंड फिर मॉक्स तो हैं ही। ओके। तो यहाँ पर आपने कहा कि एक सोर्स के साथ स्टिक हो जाओ, मतलब आपने बैच में अचीवर्स बैच में जो लेक्चर्स अटेंड किए उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप क्या क्या सोर्सेज रेफर करते थे, कैसे प्रैक्टिस करते थे, अ, सेल्फ स्टडी का क्या होता था आपका? जी सर, मैं बताऊँ तो अचीवर्स बैच मेरा आप कह लीजिए जो एकदम मेन सोर्स था हम्म प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए। प्रीलिम्स मैंने जो भी कंटेंट और सारे मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, वो हम्म मेरे पास नोटबुक भी पड़ी है। वो मेरी अचीवर्स बैच से ही मैंने पढ़ी है। ओके उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट्स दिए हैं। ओके इसके अलावा और कोई नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरीज़ के मॉक टेस्ट लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो अ, मॉक टेस्ट आपने दिए, क्योंकि मैं भी यूजुअली स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते रहता हूँ, क्या आपको वो कंटेंट एग्जामिनेशन लेवल से रिलेवेंट लग रहा था? सर एंड में मुझे उनको देने के बाद मुझे प्रीलिम्स ईज़ी लगा एसबीआई पीओ का, मैं ये बोल ओके सकता हूँ। ओके ओके। हाँ, उनमें उतने मार्क्स नहीं आ रहे थे बट हाँ हाँ। जब मैंने मेन एग्ज़ाम दिया तो जैसे 66 अटेम्प्ट्स हुए, ओके नॉर्मलाइज़ेशन से मार्क्स भी 68 हो गए। ओके तो मेरे को लगा कि हाँ, ठीक है, दे वर गुड। ओके बढ़िया। नहीं, एक्चुअली मॉक टेस्ट का पर्पस भी यही होता है कि आपको एक बेहतर लेवल की तैयारी कराई जाए। हाँ जी सर। तो यस, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने बात कर ली है रिसोर्सेस की, थोड़ा सा जी, आपका स्टडी रूटीन भी मुझे जानना है। मतलब क्या होता है ना कि कई बार एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम ही आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ जी। आज स्टूडेंट जिन प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या और कैसे सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स निकालते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं कि सर क्लासेस बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे ये हाँ, भी क्लास करनी है, वो भी करनी है, ये भी है, वो भी है। तो हाँ। इतनी सारी क्लासेस कैसे मैनेज की जा सकती है, हुँ। मतलब क्लास भी हो जाए और सेल्फ स्टडी भी हो जाए? सर बिल्कुल, जैसे कि इसमें आपको कई बार बहुत सारी अच्छी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। हम्म फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पढ़ रहा हूँ हम्म और मैं आपके बैच में एनरोल्ड हूँ। हम्म तो मुझे पता है मान लीजिए आप यूट्यूब पे भी आके अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हो, हम्म बट मुझे वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, हम्म क्योंकि एक जगह पे मिल रहा है ना। यस मुझे लगता है प्रॉब्लम ये हो रही होगी शायद हम्म कि एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे होंगे 2-3 जगह से। यस अगर यस आपने बैच में पढ़ लिया, फॉर हम्म एग्ज़ाम्पल आप ऑर्डर रैंकिंग पढ़ लिया आपसे मैंने, हम्म हम्म तो फिर मैं आके यूट्यूब पे भी आपकी वही चीज़ देखूँ। हम्म 1 घंटे में अगर मैं 3 सवाल लगाऊँगा, उससे अच्छा है कि ठीक है यार मैं मॉक टेस्ट दे लेता हूँ ना 1 घंटे में, हम्म। बस वहीं पे डिफरेंस आ जाएगा। ओके बढ़िया। अब क्लास मैनेजमेंट प्रियोरिटी के हिसाब से, अगर आपकी वो चीज क्लियर है, आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, तो मॉक टेस्ट पे शिफ्ट हो जाओ। हाँ जी। बेस्ट। तो क्लासेस मैनेज करने का ये तरीका बहुत ही अच्छा था आपका। अभी थोड़ा सा मेंस पर चलते हैं। हाँ सर। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में आपने बताया, अब प्री और मेंस लेवल हुँ, तो आपने देख लिया होगा कि प्री और मेंस में बहुत ज्यादा फर्क होता है लेवल हाँ, में। हाँ। तो वो लेवल के साथ आपने कोप अप कैसे किया? स्पेशली जब भी मैं बात करता हूँ पजल्स की, तो प्री और हाँ, मेंस जमीन आसमान का फर्क। बहुत, डेटा बहुत। इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। हुँ। सेम जनरल अवेयरनेस पे तो सेपरेट बात करेंगे, बट ये दो चीजें मैं थोड़ा सा जानना चाहता बिल्कुल, इसका सर मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ, मैंने अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में ना कैट दिया था हूँ। ओके। और वो बहुत पुरानी बात है, अब तो कैट का लेवल शायद उसके आस-पास भी नहीं आता है, हम्म बट उसमें नहीं मिली वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हुआ ये था कि मैंने लास्ट के 1-2 दिन फ़ॉर्मूले देखे थे। मैंने हम्म कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। जब ओके। मैं पेपर देने गया था तो उन दिनों लंबा वाला पेपर होता था कैट का, हम्म कम क्वेश्चन्स नहीं आते थे, ज़्यादा वाले होते थे। तो
जब मैं DILR का फॉर एग्जांपल सेक्शन लगा रहा था, तो हम्म। 32 क्वेश्चंस थे शायद, और मैंने 14 किए थे, ओके। और नहीं हो रहा था, टफ था। ओके। बट मुझे ये लगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा, बाकियों से भी नहीं हो रहा होगा, टफ हम्म। है ना। हम्म। और मैं 32 बनाने नहीं गया, मैं 16 बनाने गया हूँ। ओके। उसमें सर मेरी 95 परसेंटाइल प्लस आई थी। बहुत बढ़िया। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर मैं प्रिपेयर करके गया होता कम टाइम में, लास्ट के 2-3 महीना, तो शायद मेरी नहीं आती, बिकॉज मैं टेंशन में होता, फिर परफॉर्म करने का प्रेशर रहता। ओके। SBI PO मेंस में ऐसा था कि मैं पेपर देने के बाद आया, तो एनालिसिस में सुना कि ऑल टाइम टफ पेपर आया है सब कुछ। हम्म। मुझे पता नहीं था पिछले पेपर बहुत टफ आए हैं, नहीं आए। हम्म। मेरे दिमाग में था, मैं बहुत कूल था, मतलब उस चीज को लेके। तो पजल नहीं हुआ था कि हाँ कैसा है। क्रिटिकल रीजनिंग में कहूंगा, हाँ हाँ। उसने थोड़ा हेल्प किया रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में वैसे अटेम्प्ट्स करना टफ हो रहा था। पजल्स और क्रिटिकल रीजनिंग का मेन सेक्शन था। हम्म। तो थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग मैंने ज्यादा किया था। आई थिंक एक पजल बनी थी, तो उसके 1-2 क्वेश्चन मेरे सॉल्व हुए थे। ओके। एंड मैथ्स में एक प्रोबेबिलिटी की DI बनी थी, और कुछ इधर-उधर के क्वेश्चंस बने थे। तो जी, थोड़ा-सा मतलब था कि टफ था। बट हमें पता है ना, हमने कट ऑफ्स देखी हैं कि इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव करके आप मार्क्स ला सकते हो। यस बिल्कुल। हाँ, बट मैथ्स रीजनिंग में उसको आप 0 करके नहीं छोड़ सकते। हम्म। एंड सर, अगर पूरा आपने मान लो 3 महीना सारा कंटेंट फॉलो किया है, सारे कंसेप्ट, कुछ तो हम्म। स्टिक करेगा। क्योंकि हम्म। आप अगर 40 मिनट का टाइम है, आप पूरा कोशिश करो कि मैं 5 क्वेश्चन बनाऊँगा, तो बना सकते हो। सारे तो बनाने भी नहीं है। यस बिल्कुल। बस मुझे एक थोड़ा सा, अगर आपको याद है तो क्या आप नंबर शेयर करोगे कि मैथ्स और रीजनिंग में आपके अटेम्प्ट कितने हुए थे? क्योंकि बहुत बार बिगिनर है या फिर नए नए स्टूडेंट है, उनका कंफ्यूजन रहता है कि मेंस में तो क्वेश्चन इतने टफ आते हैं और इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, हाँ। तो बस एक नंबर, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे इनकेस आपको याद है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैथ्स में सर अच्छे से याद है, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 7। 7। ओके। GA और का सर मेरे को याद नहीं है। हाँ। इंग्लिश में मैंने 32 आपको बताया, और रीजनिंग में 8 थे आई थिंक, या शायद 12 थे। मैं ओके। मैं कंजर्वेटिव 8 बोल देता हूँ कि ओके। 8 तो किए ही किए थे, शायद ज़्यादा भी किए थे। 12 मैक्सिमम, 12 8 से 12 के मैक्सिमम। बीच। ओके। हुँ। मतलब सारा खेल पेपर के लेवल का है। जी सर। और ये पेपर का लेवल, मतलब जज करने का आपका तरीका क्या था? कि मतलब आपको कैसे पता चला कि हाँ चलो पेपर टफ है, तो ठीक, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं भी हुआ तो चल जाएगा? तो ये हाँ, जो माइंडसेट आपका डेवलप हुआ, वो किस तरीके से डेवलप हुआ? सर मतलब अब जैसे क्या है कि मेरे फादर हों या मैं हूँ, हम लोग वैसे भी बहुत ठंडे ही रहते हैं हर समय, मतलब ओके। मम्मी एकदम ऑपोज़िट है, वो छोटी-छोटी बातों पे पैनिक कर जाती हैं। ओके। रिज़ल्ट का लोड उनको होता है, बट हम लोगों को नहीं होता है। वो हर एग्ज़ाम के बाद हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, वाला सीन है। तो जब ये दे रहा था, तो जैसे मैं रीज़निंग पे आता हूँ, रीज़निंग में अगर कोई पज़ल है और उसमें 3-3 वेरिएबल हैं, हम्म। आपने स्टार्टिंग क्रैक कर ली, उसके बाद भी आप एक सर्टेन स्टेज तक पहुँच गए पज़ल में, हम्म। लेकिन फिर वो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता है। हम्म। नेचुरल सी बात है कि भाई वो चाहता ही नहीं है आपसे हो। यस। तो भाई आपकी इच्छा सराखों पे नहीं बनाएँगे। बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली एक यही खेल है मेंस एग्जाम का, कि कौन सा हाँ। क्वेश्चन आपको छोड़ना है। जी सर, बिल्कुल। बहुत। थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में या अरिथमेटिक के बारे में, जहां पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है कि अरिथमेटिक उनसे नहीं बनता है, डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं बनता है, तो क्या आप गाइड करना चाहोगे स्टूडेंट्स को? बिल्कुल। सर क्वांट वैसे मेरे को मतलब अच्छा लगता है ओके। ना। तो जैसे मतलब प्रीलिम्स में भी इंग्लिश तो नो डाउट, इंग्लिश अच्छी मेरी है, वो मैं कर लेता हूँ। बट वैसे मेरे क्वांट्स में हमेशा प्रीलिम्स में भी 25 के अटेम्प्ट्स वगैरह मैं कर लेता था। जबकि बच्चों की ज़्यादातर रीज़निंग अच्छी होती है, बट मेरा उल्टा है थोड़ा। सर क्वांट ऐसा है ना, आपको पहले ए टू ज़ी सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ओके। और एक बार तो आपको पूरा कंटेंट करना ही करना है, जिस भी सोर्स के थ्रू हमने स्टार्टिंग में बात की। और ओके। उसके बाद आपने नोट्स बना लिए सब कुछ, फिर आप मॉडरेट DIs के साथ शुरू करिए। हम्म। कुछ होती हैं मतलब नहीं एसबीआई पीओ, ओके, आरआरबी पीओ मेंस, हम्म। उसको करिए, वो होने लगेंगी। यस। एंड जब वो होने लगेंगी तो ठीक है, उसमें वो 100 है तो ये 125 है लेवल वाइज।
ओके। थोड़ा सा बढ़ जाएगा 25%। यस। बट आप अगर उसकी 3 कर रहे हो ना, तो इसकी 1 होने लगेगी। और एक डीआई तो ड्यूएबल आई थी, वो प्रोबेबिलिटी वाली, तो यस। वो मैंने कर ली। जी सर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चंस। Identification of the question. If you have 35-40 minutes for a section, easily in 8 to 10 minutes you will be able to identify the questions that are doable, and for those questions those 30 minutes are more than enough. नाइस स्ट्रेटेजी, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करी थी, बट ये मैंने आज पहली बार सुना है कि मतलब जितना भी टाइम है 8-10 मिनट में क्वेश्चंस फाइनलाइज करके बाकी बचे हुए टाइम में वही क्वेश्चंस हाँ, सॉल्व मैंने करो। 8-10 मिनट ज्यादा बोल दिया सर। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये 3 मिनट 4 मिनट में भी यस। बच्चे कर लेंगे। यस। सो सबसे पहले क्वेश्चंस ये आइडेंटिफाई करो मींस में कि क्या आपसे बन सकता है, हाँ और एंड बाकी बचा टाइम और एनर्जी उसी पे लगाओ। हाँ, मेंस में प्रीलिम्स में आपके पास टाइम नहीं है, बट मेंस में 3-4 मिनट में आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया कहाँ हाथ मार सकते हैं। और आपको एक चीज ये सोचनी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 30 क्वेश्चन हैं, हम्म। आप 10 क्वेश्चन बनाने आए हो। यस बिल्कुल। हाँ, तो अगर 30 क्वेश्चंस हैं 30 मिनट्स में, तो मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, तो आप समझ लो आप 10 क्वेश्चन करने आए हो 30 मिनट्स में। यस माइंड बिल्कुल। हल्का हो गया, अब हम्म। 10 क्वेश्चन करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपके साथ अभी तक जितनी भी बात करी है, सारा का सारा खेल मुझे बस माइंडसेट का ही लग रहा है, चाहे फिर वो आपके प्रिपरेशन के टाइम का हो या एग्जाम अटेम्प्ट कर टाइम का हो। तो ये जो माइंडसेट को इतना काम एंड कंपोज, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि पापा भी ऐसे ही है, मतलब एकदम काम एंड कंपोज। हाँ। बट क्या ऐसी कोई सिचुएशन आपने कभी फेस करी है जिसमें आपको थोड़ा सा पैनिक होने जैसा लग रहा है फिर, या अभी थोड़ा सा अनइजीनेस हो रहा है, और उस सिचुएशन में फिर से वही मतलब अपना फिर काम कंपोजनेस कैसे मेंटेन किया आपने? जैसे सर, अब पता नहीं, पापा तो एयरफोर्स में थे, हाँ हाँ। तो उनका हो सकता है उसकी वजह से हो। हाँ मैंने हाँ। भी ट्रेडिंग में जॉब की है, हाँ हाँ। और डेली बहुत हाई लोज आते हैं उसमें। यस। और एक समय के बाद आदत हो जाती है कि हाँ, मतलब अनाप शनाप नंबर्स जो शायद एक कॉमन पर्सन के लिए नॉर्मल नहीं है, हाँ हाँ। वो उतना माइनस देखना डेली, या प्लस देखना, उस पे भी ज्यादा खुश ना होना, हाँ हाँ। हाँ। तो वो चीज सर एक डेवलप हो जाती है। एंड मैं कह सकता हूँ शायद उसकी वजह से है। ओके। बट एक चीज तो मतलब यह है कि पैनिक होके तो आपका नहीं होगा क्लियर ना, यस। और पेपर खराब हो जाएगा। और समय कैसे भागता है हमें समझ में भी नहीं आता। 3 घंटे का पेपर है, तुरंत 3 घंटे बीत गए। तो वो 3 घंटे तो आपको अपना मेंटली रखना पड़ेगा कि मैं पैनिक नहीं होऊंगा, कुछ और हो ना हो, पेपर बेकार हो, इट ओके, बट आप पैनिक नहीं होंगे, तो एटलीस्ट आप अपने लेवल पे बेस्ट करके आओगे। यस, मतलब बेसिकली ये आदत का ही पार्ट है, आप अपनी पर्सनालिटी को एक ऑफिसर जैसा बिल्ड करो, ताकि वो जी। जब आप एक्चुअली ऑफिसर एग्जाम में बैठेगा तो वो सारे सिचुएशन उसी के हिसाब से डील करेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। आपके इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा जानना है मुझे, बट उससे पहले मैं जीए के बारे में पूछना चाहूंगा कि जीए आप कैसे पढ़ते थे, कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करते थे, और आपके रिवीजन का तरीका क्या था? ओके सर, मैं यहाँ पे मतलब झूठ बोल सकता हूँ कि हाँ, ये पीडीएफ पढ़िए, इतना वो किया है, बेस बनाए डेली क्लास, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। ओके। कि मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे रोट लर्निंग में मेरे को बहुत दिक्कत है। ओके। नहीं नहीं पढ़ पाता हूँ। और एटलीस्ट भगवान की तरफ से ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश और क्वांट मेरा ठीक है, हाँ हाँ। तो वहाँ से थोड़े मार्क्स मेरे कवर हो जाते हैं। ओके। जीए में सर जैसे कि क्या था कि 6 महीना मुझसे नहीं हो सकता, मुझे भी पता है, बट 2 से 3 महीना ओके। उसको पढ़ा। अब उसमें भी फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार सारे सेक्शन है, अवार्ड, अपॉइंटमेंट, हाँ हाँ। हाँ हाँ। डिफेंस और इम्पोर्टेंट डेज़, हाँ हाँ। नहीं हो सकता ये सब ओके। मुझसे। तो ठीक है, फाइनेंशियल, नेशनल, हाँ। आप इतना भी अगर कर लो, ओके। बिकॉज़ सर जीए के टाइम में क्या हुआ था ना, जब मैं जीए का पेपर दे रहा था एसबीआईपीओ मेंस में, तो मैंने ऑन द स्पॉट बैठ करके वो किया। अब जैसे कई लोग सर एग्ज़ाम एनालिसिस अपना शेयर करते हैं, हम्म। एंड मैं बहुत उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि उन्हें कैसे याद रहता है यार, इतने क्वेश्चन थे, वो मेरे को कभी याद नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन आया था, मैं तो तुरंत भूल जाता हूँ। बट जीए में क्या था कि मैंने नोट किया था सर, दिसंबर हाँ। 5th को पेपर था, ओके। अक्टूबर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, हम्म। एंड उसमें भी फाइनेंशियल बहुत ज्यादा थे। हम्म। तो अगर आप वो करो ना, जैसे वेन डायग्राम में होता है कन्वर्जेंस, हम्म। अक्टूबर का महीना और फाइनेंशियल, हम्म। आप उसको भी अगर अगर कन्वर्ज कर लो, तो आप एक डिसेंट स्कोर ले आओगे। अब आप सोच लो, अक्टूबर नवंबर आपने किया है,
और हम्म। आपने सिर्फ फाइनेंशियल भी किया है, हम्म। तो भी आप बच जाओगे पेपर में। ओके, तो ये मतलब रिसेट फाइनेंशियल्स जो आपने किया था प्रिपेयर, तो ये हाँ को क्या रिसोर्सेज फॉलो करते थे इसके लिए आप? तो सर, जैसे कि एक सोर्स उठा लिया, मैंने बीपीडिया उठा लिया, हाँ हाँ। या फिर अफेयर्स क्लाउड की वीकली उठा ली, ओके। फाइनेंशियल देख लिया। हम्म। उसके बाद क्या बोलते हैं, लास्ट में होता है मंथली रिवीजन, जो मैराथन सेशंस होते हैं, हम्म। तो वो चीज यूट्यूब पे मैंने फॉलो कर ली। हम्म। उसके बाद जितना रिटेन हुआ वो एग्जाम में मैंने कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीए में मेरा कोई, मैं इसलिए बहुत एडवाइस नहीं दे सकता क्योंकि लाखों लोगों की मुझसे बहुत बेटर स्ट्रेटजी है, हम्म। इसलिए ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जीए में तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल मत मानना, मेरे तरीके को बिल्कुल मत मानना। ओके। काफी ऑनेस्ट आंसर है आपका। हाँ, तो ये ऑनेस्ट आंसर से मुझे थोड़ा सा भी इंटरव्यू के रिगार्डिंग जानना है। इंटरव्यू में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बट उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं जीडी को लेकर। हाँ सर। ग्रुप एक्सरसाइज आपकी एसबीआई पीओ में कैसी रही? क्या टॉपिक आया था, और मतलब वहाँ का माहौल थोड़ा सा कैसा था, क्या था, जरा बता दीजिए। बिल्कुल, सर गुड़गांव में ट्रेनिंग एकेडमी है एसबीआई की, ओके। वहाँ हमें बुलाया था। एंड बहुत ही आप कह लो सूदिंग और सिंपल माहौल, ओके। बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब प्रोफेशनल, कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ गदर मची हुई है, बहुत अच्छा। हम लोग गए हुए थे। एंड जीडी और जीई, वो एक हो सकता है किसी के लिए, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ टेंशन, बिकॉज़ आप अदर कॉम्पिटिटर्स के साथ हम्म। कॉम्पिटिटर्स ही हैं, आप उनके साथ जाके बैठेंगे एंड सब हम्म। कुछ, बट आपको ये रियलाइज़ करना है ये सभी के साथ है। हम्म। और हो सकता है कि कोई और पैनिक करके कुछ हो जाए कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है या मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, वो हम्म। सबके साथ आएगी। तो अगर आप अगेन मैंने बोला ठंडे दिमाग से रहोगे, हम्म। तो आपको अपना टाइम तो मिल जाएगा स्लॉट। ओके। बट थैंकफुली सर हमारा ग्रुप इतना अच्छा था। हम्म। 10 लोगों का हमारा एक ग्रुप था, एक एब्सेंट थे मेरे बगल वाले, हम्म। बट ऑल द 9 कैंडिडेट्स वर सो गुड। ओके। और जीई हुई, उसमें मतलब हमने काम किया, इतना अच्छे से हमने कंडक्ट किया कि जैसे अगर मान लीजिए टॉपिक आई है, उसमें जीई में ये करना था कि आपको पहले अपने 6 पॉइंट्स हैं, उनको आपको अपने ऑर्डर में अरेंज करना है, एंड देन हम्म। फिर ग्रुप को एक कॉमन कंक्लूजन पे आना है कि ओके। ग्रुप का टॉप 6 पॉइंट्स कौन-सा है। तो उसमें जैसे मैंने पहले बोला कि हम सब सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि पॉइंट नंबर 1 हमारा कॉमन क्या होगा? हम्म। सबने बोला हाँ, देन पॉइंट 2, और ऐसे-ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर ओके, मैंने खुद ही नाइस। बोला आप लोग स्टार्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ओके। सबने एक-दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब हमारा ग्रुप बहुत लकी था। फिश मार्केट बिल्कुल नहीं बनी, किसी ने एक-दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की। एवरीवन वाज़ सो कॉर्डियल, तो जीडीजी तो मतलब बहुत-बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था सर। नाइस, अब ये आपके ग्रुप एक्सरसाइज की शुरुआत आपने करी थी? ये जो लास्ट में हमारा वो पॉइंट्स वाला था जीई वाला, तो हाँ वो हाँ। उसमें मैंने ये स्टार्ट किया था, ओके, कि मैंने नाइस। बोला था कि बस ये कॉमन रहेगा कि हम लोग पहले ही एक पॉइंट पे कंसिडर हो जाएँगे, कि पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है, फिर हम पॉइंट नंबर 2 पे डिबेट करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, ताकि सब लोग बोल भी लें और हमारा ग्रुप जल्दी से, और हमने बहुत जल्दी अपना ऑर्डर दे दिया, मतलब टाइम से बहुत पहले। यहाँ पे ना एक चीज मुझे अभी रियलाइज हो रही है आपके साथ इतना टाइम से बात करते वक्त, कि एक वो जो सॉर्टेडनेस होता है ना, वो पर्सनालिटी में ही होता है। जैसे जी, प्रिपरेशन के टाइम पे भी आपने जो जो चीजें बताई कि सब सॉर्टेड था, कि मुझे ये करना है, ये करना है, इस ऑर्डर में करना है। सेम चीज क्योंकि वो आपके पर्सनालिटी के अंदर थी, सेम चीज ग्रुप एक्सरसाइज में भी रिफ्लेक्ट हो गई, कि हाँ, कि सारी चीजें सॉर्टेड है, एक 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 पॉइंट हम पहले पहले सॉर्ट आउट करके चलते हैं, और यही यही एक ऑफिसर की क्वालिटी होती है। बहुत बढ़िया, सुनने में बिल्कुल। भी बहुत अच्छा लगा। अब इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या सवाल जवाब हुए, आपको सारे आंसर्स आते थे, कुछ आंसर्स नहीं आते थे, थोड़ा सा अंदर का माहौल। इंटरव्यू सर, मैं जब पर्सनली दे के आया था, तो इंटरव्यू में भी थोड़ा-सा मुझे लगता है मैंने बहुत ही ब्लंट आंसर्स दिए थे। ओके। कई चीज़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने मुझसे बोला कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो कि नहीं? ओके। शायद उनका एक्सपेक्टेशन रहा होगा कि मैं येस बोलूँ। मैंने बोला ओके। 6 महीने पहले छोड़ चुका हूँ। तो ओके, तो फिर इसके ऊपर कुछ क्रॉस क्वेश्चन क्यों, बिल्कुल, क्या? बिल्कुल। तो हाँ। उन्होंने बोला कि डोंट यू थिंक दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बिल्ड एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग वगैरह। मैंने बोला मैम,
यूट्यूब से बड़ा ज्ञान का सागर कहीं नहीं है। हम्म और अगर आप उसको वाइजली यूज करें हम्म तो इतने पॉइंट ऑफ व्यू आप गैदर कर सकते हो किसी एक टॉपिक पे जो हम्म कि इनकम्पेरेबल है। एंड आपके आसपास ही नहीं, बाकी जगह क्या हो रहा है वो चीज भी उससे बहुत अच्छे से पता लगती है। एंड न्यूज़पेपर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूं कि हर दिन बहुत रिलीजियसली बहुत पढ़ाई कर सकता हूं, हम्म तो न्यूज़पेपर मेरे टाइम को किल करेगा, हम्म तो मैं नहीं दे सकता उसको टाइम। तो फॉर माय प्रिपरेशन आई हैव टू लीव इट। तो हम्म मैंने इस पॉइंट को डिफेंड किया। हम्म एक क्वेश्चन आया था उस पे, आईएफएससीए पे, हम्म गुजरात फिनटेक सिटी, तो हम्म उसमें उन्होंने बोला था कि वो कैसे अलग है, उसका मैं कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया था। हम्म बट अदर देन दैट उन्होंने जैसे भी पूछा कि इस पे डिजिटल प्रोडक्ट पे, हम्म तो वो मैंने बता दिया, योनो ऐप के बारे में बता दिया, ओके एसबीआई पीओ में क्यों जाना है, या फिर वो सब मेरा वो सब पार्ट अच्छा था। ओके बट ऐसा जब मेरा सेकंड लास्ट रोल नंबर था तो हमसे पहले जितने भी गए थे वो लोग जितनी खुशी से आए थे, तो मुझे लग रहा था कि यार उनके हिसाब से मेरा अच्छा नहीं हुआ है। ओके जी। ओके मतलब ओवरऑल एक्चुअली क्या है ना, जितना मैं अभी यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ ना, तो ये एक ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी के साथ साथ एक मैच्योरिटी भी, हाँ। ये आपके फेवर में बहुत ज्यादा अच्छे से रोल प्ले कर गई है। अच्छा। एंड बहुत बढ़िया। तो अभी आपके फिलहाल आगे के प्लानिंग क्या क्या है? हाँ, आगे सर मैंने अभी, मैं वेट कर रहा हूँ आगे क्या प्रोसेस एसबीआई बताती है। हाँ। और बहुत ही, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि चलिए चलते हैं एंड इसमें काम करते हैं। मैं तो बस और कुछ नहीं सोच रहा। नाइस, मतलब इसके आगे अभी आपने कुछ डिसाइड नहीं किया? अभी नहीं किया है सर। बहुत बढ़िया, एंजॉय करिए मस्त SBI PO। और इनकेस अगर आपको याद है तो वो 10,000 करोड़ वाला प्लान भी एग्जीक्यूट करेंगे कभी। अरे पक्का पक्का सर, 10,000 करोड़ उसके लिए जाना था तो वो चलेगा। चलो, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन। जो मॉक टेस्ट आपने दिए मेंस का लेवल जो है इनमें, और आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में जो दिखा, क्या ये एक्चुअली में रेलेवेंट था? मतलब मॉक टेस्ट टफ होगा कोई इशू नहीं है, बट मेंस इससे टफ नहीं आ रहा था? और जो चीजें अ, मॉक टेस्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रही थी, या फिर मॉक टेस्ट जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या सेम चीज आपको मेंस में देखने को मिल रही थी? सर इसमें एक बात मेरे को ये कहनी है कि अ, मेंस में मैंने उसको अलग तरीके से अप्रोच किया हम्म कंपेयर टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म क्योंकि स्पीड का खेल है और सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं जब हम्म आप एक 5-6 मॉक्स लगा लेते हैं ना, हम्म और फिर आपकी स्पीड बननी शुरू हो जाती है। हम्म मेंस में मुझे ऐसा लगा कि डिमोटिवेटिंग था, मतलब क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। हम्म तो फिर मैंने सर मेंस के लिए मैंने स्पेसिफिकली यूट्यूब पे स्टिक किया कि जो भी मेंस क्लासेस होती हैं, क्लास हम्म 1, क्लास 2, क्लास 3, मैंने 30 क्लास देख डाली। ओके अप्रोच के साथ पॉज़ करके हर एक ओके। क्वेश्चन को। आपकी एक बात है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स करने की ज़रूरत नहीं है। यस, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल क्वेश्चन्स करने की बिल्कुल। ज़रूरत नहीं है। आप सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन्स करो, बार-बार करो, हम्म तो कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएँगे ना उसमें। तो मैंने सर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं मॉक से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को दिक्कत आ रही है, तो मैंने फिर पूरा फ़ोकस यूट्यूब पे लगा दिया कि यूट्यूब पे टीचर्स पकड़ो, उनके क्लासेस देखो 1 टू 20, 1 टू 25 इतने तो करवाएँगे ही। और फिर वो हर में मान लो 4-5 सवाल करवा रहे हैं, तो आपके 100 सवा 100 अच्छे सवालों की प्रैक्टिस हो गई एंड दैट इज़ अ वेरी गुड सैंपल साइज़। बहुत बढ़िया। इन केस आपको अगर नंबर याद है, या फिर आप गेस कर पा रहे हो कि इस प्रिपरेशन जर्नी में आपने फिर भी मोटा मोटा कितना क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे? ओके, सर अब जैसे अचीवर बैच में था तो प्रीलिम्स के हर एक क्वेश्चन, हम्म डीपीपी हर एक क्वेश्चन, हम्म मैं रफली कह सकता हूँ कि मैंने इसके लिए दिए होंगे प्रीलिम्स के लिए अराउंड 20 मॉक्स। 20 मार्क्स, ठीक। हाँ, तो उसके सारे क्वेश्चन हो गए हम्म 100 इंटू 20, इससे हम्म ज़्यादा नहीं किया मैंने। हम्म और मेंस में अ, जो मैं अच्छी प्रिपरेशन कह रहा हूँ, अपनी यूट्यूब वाली, हम्म तो मैंने कम से कम देखे होंगे 40-50 वीडियोज़, 40-50 वीडियोस, मै ठीक है। मैथ्स रीज़निंग के ओके मिला ओके। के। और हाँ, सब दो में सौ आप तीन 5 सौ क्वेश्चन का क्वेश्चन एवरेज लगा लो तो 250-300 क्वेश्चन ही लगाए हैं। यस, ठीक है। और इनका रिपीटेशन क्या था, मतलब कितनी बार आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे? सर अगर क्या बोलते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हो पाया था कि नहीं हो पाया था। अगर लॉजिक कैच हो गया सब कुछ, हाँ हाँ तो बस हाँ, ठीक है, हो गया, उसके ऊपर स्टार लगा दिया।
हाँ। बट 60% क्वेश्चन ऐसे थे जिनको वापस रिवाइज करना पड़ता था, तो उनको ओके। 2 से 3 बार। नाइस, 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 नाइस। बहुत बढ़िया। शुभम, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, है ना? मिलते हैं, थैंक यू सर, थैंक अगले महीने आऊंगा। यू। हाँ, तो बता दूंगा मैं आपको, है ना? जी जी। बाकी आपका स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज जो उन तक पहुंचाया जाए? एक तो वो चीजें छोड़ दीजिए, क्या सैलरी है, क्या हम्म। पर्क्स बने, उसको प्लीज नहीं देखना है आपको। हाँ। ठीक है, वो फालतू चीज है। एग्जाम बहुत ही प्यारा है, हम्म। बकवास नहीं आती है इसमें। मैं आप बस एग्जाम पे फोकस करो। ये मैथ्स रीजनिंग जनरली ऐसी चीजें होती है, इंग्लिश, जो कि हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, यस। और 10th लेवल से ऊपर का नहीं आता है। हाँ, हाँ, तो हाँ। आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आती हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए, और एसबीआई पीओ को ही टारगेट करके पढ़ो, बाकी एग्जाम्स भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री सेटिस्फाई हो जाएंगे। बस सर, एग्जाम बहुत अच्छा लगा मेरे को। ओवरऑल इसका जो भी, मतलब मैं डैड को भी फोन करके बोलता था, पापा बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। क्या बात है। हाँ कि यस, यही मजा है जिसने आपको 2.5-3 महीने के प्रिपरेशन में मतलब एक सक्सेसफुल रिजल्ट दे दिया। जी एक्चुअली जी सर, प्रोसेस बहुत एंजॉय करना मजेदार है, जरूरी है। बहुत मजेदार है इसकी पढ़ाई, क्योंकि हार्ड नहीं है ना, आपको इंटीग्रेशन नहीं करनी है, हम्म। आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने हैं उसमें, तो बढ़िया ही है वो। हाँ। नाइस। तो उम्मीद है जो स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं उनको अपने आगे की जर्नी के लिए रास्ता मिल गया है। जहां पर भी आप अटक रहे हो, अभी शुभम सर की बातें सुन के आपको यही लगा होगा कि प्रोसेस एंजॉय करना जरूरी है। जहां हाँ। पे भी प्रोसेस एंजॉयमेंट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा रुको, इंट्रोस्पेक्ट करो, क्या चीजें जा रही है जो आपके एंजॉयमेंट के बीच में बाधा बन रही है। अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया और प्रोसेस एंजॉय करते रहे, तो डेफिनेटली जो आपका टारगेट है वो आप लोग अचीव कर लोगे। शुभम सर, आपको भी आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मिलेंगे अगले महीने नोएडा में। सर मैं वेट करूंगा। यस। चलो, हाँ, बाय बाय। बहुत अच्छा बाय लगा आपसे सर। बात करके।